साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीएसएस 2021 के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और जो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे यह घटना चक्र जो समसामयिकी पब्लिकेशन है इनके द्वारा जो दृष्टि नाम से करंट अफेयर निकाला जाता है पूरे साल भर को लेकर के पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिसमें 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को इसमें अपडेट किया गया है। तो इसी को यहाँ पर हम लोग कई खंडों में देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के दिन हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय प्रदेश के तहत जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे और फिर कई सारे वीडियो में ऐसे ऐसे करके पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के बारे में बात कर लें तो यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में FSSAI कहते हैं, इसके द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया और इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 जून को मनाया जाता है इसके अवसर पर जारी किया गया था। और इस क्रम में 2020-21 का सूचकांक अपने क्रम का तीसरा है। पहला 2019 में, फिर दूसरा 2020 में, तीसरा 21 में। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इन मानकों में निम्न चीज़ें शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? तो इसमें मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, दूसरा अनुपालन, तीसरा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, चौथा है खाद्य परीक्षण आधारभूत संरचना एवं निगरानी, और आपका अगला है उपभोक्ता सशक्तिकरण। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 को जारी किया गया। इस सूचकांक में देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, बड़े राज्यों की, छोटे राज्यों की और संघ शासित प्रदेशों की। तो इसमें इस श्रेणी में जो टॉप के राज्य हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो प्राप्तांक है वो 100 अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर इनको रैंकिंग दी गई है। तो शीर्ष 3 बड़े राज्यों में नंबर 1 पे आपका गुजरात है, दूसरे पे केरला है और तीसरे पे तमिलनाडु है। वहीं छोटे राज्यों में शीर्ष 3 कौन से हैं? तो पहले पे गोवा है, दूसरे पे मेघालय है, तीसरे पे मणिपुर है। और वहीं संघ राज्य क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो इसमें जम्मू कश्मीर पहले पे है, दूसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और तीसरे पे दिल्ली है। यदि ओवरऑल देखेंगे प्राप्तांक के आधार पे तो ओवरऑल भी मतलब बड़े राज्य, छोटे राज्य और संघ शासित राज्यों में तो आपका गुजरात जो है नंबर 1 पर रहेगा और केरला जो है आपका नंबर 2 पे ही रहेगा। इसके अतिरिक्त सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले यदि राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो छोटे राज्यों में मिजोरम जो है सबसे लोएस्ट रैंक पे है और 8वीं रैंक इसकी है। वहीं बड़े राज्यों में बिहार जो है 20वें स्थान पर है और सबसे लोएस्ट रैंक है इसकी। और वहीं संघ राज्य क्षेत्र में 8वें नंबर पे जो है लक्षद्वीप है और सबसे लोएस्ट पोजीशन में है संघ राज्य क्षेत्रों में। और वहीं यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने 5वां स्थान प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है बड़े राज्यों में। आगे चलते हैं। इसमें अगला है रेल कौशल विकास योजना के बारे में बात करें तो रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि 17 सितंबर 2021 को रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है और यह योजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे कितने वर्ष की अवधि में? तो 3 वर्ष की अवधि, ये महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में 1000 युवाओं या उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगा। यह प्रशिक्षण जो है 4 ट्रेंड में, कौन कौन से? इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर, ये चारों नाम याद रखिएगा, इसमें प्रदान किए जाएंगे और इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों द्वारा अन्य ट्रेंडों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम जोड़ा जाएगा, पर मेनली अभी 4 पे ही फोकस किया जाएगा। प्रशिक्षण निःशुल्क होगा और प्रशिक्षण हेतु पात्रों का चयन जो है मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी आयु वर्ग की जो सीमा है वो क्या है? 18 से 35 आयु वर्ग के उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र होंगे। और इस योजना के लिए जो नोडल एजेंसी है, ये महत्वपूर्ण है, वो बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स है। तो ध्यान रखिएगा इस योजना के लिए नोडल एजेंसी क्या है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान अर्थात नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट द्वारा आवंटित
ट्रेंड में, जो भी ये 4 ट्रेंड है उसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और उपयुक्त ट्रेंडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया गया है। अगला है भारत में अपराध 2020 के संबंध में। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट का प्रथम जो संस्करण था वो 1953 में 1953 में प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान रखिएगा फैक्ट के रूप में कि पहला संस्करण कब आया था 1953 में, और वहीं जो लेटेस्ट है इसका जो शीर्षक है भारत में अपराध रिपोर्ट जारी किया गया है, और ये इसका जो है 68वां संस्करण है। 14 सितंबर 2021 में NCRB ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया गया है, और यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष जो है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को संदर्भित करता है। यहाँ पे कितने मामले हुए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध कॉन्जिनेबल क्राइम्स जो हैं पंजीकृत किए गए, जिसमें से 42,54,356 भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत और बाकी 23,46,929 विशेषतः स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज किए गए। तो ये बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और वहीं वर्ष 2020 में जो साइबर अपराध रहे हैं ये जो दर्ज किए गए हैं वो 50,035 मामले जो है दर्ज किए गए हैं, जो कि 2019 की तुलना में यदि देखें तो 2020 में 11.8% मामले अधिक पंजीकृत हुए हैं। तो अपराधों के पंजीकरण में भी बढ़ोतरी हुई है, कितनी 28%, वहीं साइबर अपराधों के मामले में भी वृद्धि हुई है 11.8% की। इसी में है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट याद रखिएगा इसको टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण नवंबर 2019 में जारी किया गया था, और यह इसका जो है दूसरा संस्करण जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, उनमें प्रथम स्थान किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। वहीं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 18वां रैंक है, मतलब सबसे बड़े और मध्यम वर्ग के जो राज्य हैं जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है उसमें लोएस्ट पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है और सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। वहीं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है उसमें प्रथम स्थान पर आपका त्रिपुरा है। आगे बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के बारे में। तो सार्वभौम स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन के 2 उप मिशन है, पहला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों का निर्माण 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांव, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों तक के शासित क्षेत्रों में अपने को खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया था। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण फेज 2 अर्थात ODF प्लस में प्रवेश कर चुका है। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसका जो चरण 2 है उसके अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया है। देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को वर्ष 2018 में फिर 2019 में संचालित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को आच्छादित किया गया। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 है इसमें ODF स्थायित्व तथा गाँव में ODF प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। और यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 है इसमें कई तत्वों को शामिल किया गया है, जैसे इसमें ठोस तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं। तीसरा है मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पर जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान व्यवस्था। आगे इसी में बात करते हैं स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के बारे में। तो 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, तो ये बात याद रखिएगा कि स्वच्छ आइकॉनिक स्थल ये जो परियोजना है किसकी है? जल शक्ति मंत्रालय की। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के चरण 4 के अंतर्गत 12 आइकॉनिक स्थानों को चयन की घोषणा की गई। अब ये 12 आइकॉनिक जो प्लेसेस हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि कोई स्थान किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है,
कुंभलगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है, जैसलमेर का किला राजस्थान में है, रामल देवरा जैसलमेर राजस्थान में है, गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, बांके बिहारी मंदिर ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, और आगरा का किला ये भी उत्तर प्रदेश के आगरा में है, और कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के इसमें 2 स्थल हैं, आपका बांके बिहारी मंदिर मथुरा और आगरा का किला आगरा में। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का पहल का उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित धरोहर, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटक गंतव्यों के रूप में रूपांतरित करना है। इसी में बात करते हैं सुजलाम अभियान के बारे में। तो 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। ओडीएफ स्थायित्व एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान। ध्यान रखिए कितने दिवसीय अभियान है, तो ये पूछ सकता है, तो 100 दिवसीय अभियान है, 100 दिनों का। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किस पे? पहला 10 लाख सोख्ता गड्ढों अर्थात सॉक पिट का निर्माण, शौचालयों का मरम्मत, इसके अतिरिक्त नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच। यह अभियान देश के गाँव में अल्प समय में त्वरित गति से ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। आगे बात कर लेते हैं इंदौर। ये जो है भारत का पहला जल आधिक्य शहर है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य वाटर सरप्लस शहर घोषित किया है। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंदौर को लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त हो और लगातार चौथी बार ये स्थान प्राप्त किया है। अगला है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के बारे में। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। कब की गई थी? तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, 29 सितंबर 2015 को। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ज्ञातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण जो है अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। ठीक है, शुरुआत आपकी 2015 में होती, परंतु जो पहला संस्करण आता है अप्रैल 2016 में। जो महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। यह NIRF इंडिया रैंकिंग का 6ठा संस्करण है। पहला आपको 16 में आया था, ये 6ठा संस्करण है। इसमें समग्र अर्थात ओवरऑल श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही 7 विभिन्न विषयों कौन कौन से? इंजीनियरिंग, प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट, फार्मेसी, विधि अर्थात लॉ, चिकित्सा, वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर तथा दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। तो 7 विभिन्न सेक्टर में। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। वहीं रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों या पैरामीटर के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया। अब ये 5 विस्तृत समूह कौन कौन से? पहला है शिक्षण अधिगम एवं संसाधन, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा है अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा है स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स। चौथा है पहुंच एवं समावेशता, आउटरीच एंड इंक्लूसिव। और 5वां है बोध, परसेप्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, पांचों के पांचों पैरामीटर महत्वपूर्ण। शिक्षण अधिगम एवं संसाधन, दूसरा अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, तीसरा है स्नातक परिणाम, चौथा है पहुंच एवं समावेशता, 5वां है बोध। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, केवल सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया है। और उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र यदि ओवरऑल सूची में शीर्ष जो 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान है वो निम्नलिखित हैं। पहले पे IIT मद्रास है चेन्नई में, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरा IIT बॉम्बे मुंबई, चौथा है IIT दिल्ली नई दिल्ली, IIT कानपुर आपका कानपुर उत्तर प्रदेश, IIT खड़गपुर में है, IIT रुड़की में है, IIT गुवाहाटी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है नई दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। तो ओवरऑल श्रेणी में JNU जो है 9वें पे है और आपका BHU 10वें पे है। इस NIRF की इस रैंकिंग के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थानों IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के जो इस संस्थान है उनमें आपका महत्वपूर्ण, तो 5वें रैंक पे जो है यदि उत्तर प्रदेश की तरफ से देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे IIT कानपुर है, और यदि ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो 5वीं है। IIT कानपुर 5वें पे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 10वें पे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 18वें पे है, और आपका BHU जो है IIT BHU ये 28वें नंबर पे है, MT विश्वविद्यालय 43 नंबर पे है, गौतम बुद्ध नगर में है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ 60वें पे है, शिव नाडार विश्वविद्यालय 84वें पे है, गौतम बुद्ध नगर में है, और वहीं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 88 नंबर पे है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को जो है प्रथम स्थान,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय स्थान तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा स्थान दिया गया। वहीं इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे पर IIT दिल्ली है। और वहीं प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को प्रथम स्थान और IIM बंगलुरु को दूसरा स्थान दिया गया। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। वहीं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलुरु को विधि श्रेणी के तहत प्रथम स्थान मिला है। और दंत चिकित्सा की श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि कर्नाटक के उडुपी में है, इसको प्रथम स्थान मिला है। फार्मेसी श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द जो कि नई दिल्ली में है, ये प्रथम स्थान पर रहा। वहीं कॉलेज श्रेणी में लगातार पाँचवें वर्ष मिरांडा हाउस दिल्ली का प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वहीं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी जिसको पहली बार जोड़ा गया है, इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। आगे बात कर लेते हैं कार्बी आंगलोंग समझौता के बारे में। तो कार्बी आंगलोंग जो है ये मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा बृहद निर्जातीय तथा आदिवासी समूहों जैसे कि कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु, ये सब जनजातियां हैं। इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है जो अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट वो ये है कि 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद KAAC के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ है। इस बातचीत में जो शामिल महत्वपूर्ण गुट रहे हैं वो कौन कौन से? पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ चावर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स और कार्बी लिबरेशन फ्रंट है, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये पांचों इसमें शामिल हैं। आगे इसमें देखते हैं शांति स्थापना हेतु किए गए पूर्व के प्रयास क्या हैं। पहले भी प्रयास हुए हैं। तो केंद्र तथा राज्य सरकार विद्रोही गुटों के साथ समझौते तथा समस्या के समाधान हेतु लंबे समय से प्रयासरत है। इस क्रम में शांति हेतु पर सहमति पत्रों पर 2 बार क्रमशः 1995 में 2011 में तीनों पक्षों केंद्र, राज्य और विद्रोही गुटों के बीच हस्ताक्षर किए गए, परंतु व्याप्त मतभेदों तथा उदासीनता के कारण इसका प्रतिफल नहीं मिल सका। तो याद रखिए पहले भी 2 समझौते हो चुके हैं 1995 और 2011 में। पुनः भारत सरकार ने 23 फरवरी 2021 को कार्बी के 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों को हथियार डाले तथा वार्ता करने का प्रस्ताव दिया। समझौते के प्रमुख बिंदु क्या है? इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़, कितने? 10,000 नहीं बल्कि 1000 करोड़ हैं। तो 1000 करोड़ रुपए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे तथा KAAC अर्थात आपका कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, तो ये जो है आपका इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी तथा कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा और उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी समझौते में शामिल है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 की बात करें तो 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों SDG को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसे आप शॉर्ट में NERDSDGI कह सकते हैं, और डैशबोर्ड बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 के पहले संस्करण, तो यहाँ ध्यान रखिएगा पहला संस्करण है, कुछ जारी किया गया है। और यह जो पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक NERDSDGI है और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया इंडेक्स पर आधारित है और योम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आगे चलते हैं, अगला है इसमें एक सेकंड, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि ये जो आपका NERDSDGI है और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों, ये 8 राज्य कौन से पूर्वोत्तर के? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबंध है। ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। वैसे तो SDG में 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, यहाँ पे 15 को शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि जो SDG 14 है और SDG 17 इसको इस गणना से बाहर रखा गया है। तो गणना है तो विचार किए गए इन 84 संकेतकों में से 40% केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण एवं 60% राज्य के स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक जिला हेतु एक NERSDG इंडेक्स जो है SDG वार 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा
वैसे तो SGE में 17 लक्ष्य हैं, यहाँ पे 15 ही लिए गए हैं, 14 और 17 को छोड़ दिया गया है। प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। यदि किसी जिले ने 100 अंक प्राप्त कर लिया तो इसका अर्थ है कि उस जिले ने वर्ष 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। सूचकांक में जो है 75.87 अंकों के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे गोमती और उत्तरी त्रिपुरा हैं, दूसरे नंबर पे हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 103 जिलों को 53 से लेकर के 75.87 तक विकसित हैं, जिनमें 53 अंक के साथ किफरे, नागालैंड का किफरे जो है वो अंतिम स्थान पर है। वहीं रैंकिंग में 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली अग्रणी श्रेणी फ्रंट रनर के अंतर्गत हैं। और वहीं जबकि 34 जिले जो हैं, जो शेष 34 जिले अच्छा प्रदर्शन करने वाले वर्ग में हैं, परफॉर्मर के वर्ग में हैं। वहीं सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले जो हैं, सिक्किम और त्रिपुरा महत्वपूर्ण है, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में अर्थात फ्रंट रनर में है, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी या एस्पिरेंट या लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर श्रेणी में शामिल नहीं है। अगला है, बात कर लेते हैं सिक्किम की राज्य मछली के बारे में। तो 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर महिसीर, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, को राज्य मछली घोषित किया है। कॉपर महिसीर का वैज्ञानिक नाम नियोली शोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगीत नदियों तथा इनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो कहाँ पे, लखनऊ में, इसने केटली मछली को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। और वहीं वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन ने इसे लुप्त प्राय श्रेणी इंडेंजर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। आगे बात करते हैं भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 के बारे में। तो 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 की घोषणा की। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों, कौन कौन से, स्मार्ट सिटीज मिशन, दूसरा अमृत है, तीसरा है प्रधानमंत्री आवास शहरी, तो इन तीनों की 6ठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। गौरतलब है कि ये तीनों परियोजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा थी। ये जो आपका भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता है, ये 2020 में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर राज्य कैटेगरी में और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। वहीं इस आपके भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार में 2020 के तहत सिटी अवार्ड के लिए संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटीज में केवल सूरत ही एकमात्र विजेता था। वहीं इस पुरस्कार में केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड का विजेता चंडीगढ़ रहा है और अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। वहीं वाराणसी जो है दूसरे नंबर पर इसमें रहा और रांची जो है आपका तीसरे नंबर पर रहा है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी, चिचवाड़ा तथा बड़ोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर रहे हैं, जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन चीज़ों की हमने चर्चा की। इससे आगे की चीज़ों को चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।